नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बारी फिर से मेरे चैनल अवेयर फार्मा में। और आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, जो कि बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है उसके 2 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो जो भी सेमेस्टर प्रिपरेशन कर रहे हैं थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं, ऑल द बेस्ट उनके लिए। उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं अभी, तो प्रिपरेशन करते रहिए। और जो अभी आपका फिजिकल फार्मास्यूटिक्स जो है एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके लिए जो 2 मार्क्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है वो मैं आज जो है आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है डिफाइन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। देखिए, मोलैरिटी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। इसको हम मोलर कंसंट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। एम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर जो है इसकी ऐसा यूनिट है। वहीं नॉर्मेलिटी को हम डिफाइन करेंगे कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट जो है प्रेजेंट है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, देखिए नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस इतना ही है कि मोलैरिटी के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं, वहीं नॉर्मेलिटी के अंदर ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट होता है। ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब है जो उसका वेट कितना है अपॉन मोलर मास। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा डिफरेंशिएट करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये जनरली आपको पता होना चाहिए। ये 7 मार्क्स में भी क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आएगा, जो सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। और जीपैट, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, ईएसआई फार्मासिस्ट, एम फार्मासिस्ट के लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होती है, उनकी डेफिनेट शेप होती है, ज्योमेट्रिकल फॉर्म होती है। वही एमोर्फस सॉलिड जो होते हैं उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, वहीं एमोर्फस सॉलिड के वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है वो। इसको हम एनिसोट्रोपिक कहते हैं क्रिस्टलाइन को, एमोर्फस को हम आइसोट्रोपिक कहते हैं। एग्जाम्पल है क्रिस्टलाइन सॉलिड का डायमंड, एमोर्फस सॉलिड का ग्लास। अगर आप ऐसे डिफ्रेंशिएट करके फॉर्म में, चार्ट की फॉर्म में दिखाएंगे, या अगर पॉइंट्स के फॉर्म में लिखेंगे या फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, इसकी श्योरिटी है। AG2 के एग्ज़ाम में देखिए पेजेस भी फिल करना इंपॉर्टेंट है, पर उसके साथ ही साथ कंटेंट के साथ आपको किस तरीके से आप एग्जीक्यूट करते हैं अपने आंसर्स को। सबसे पहले आप जो है 10 मार्क्स और 7 मार्क्स के क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कीजिए, क्योंकि उनका वेटेज ज़्यादा रहता है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप मिनिमम से मिनिमम हाफ एन आवर अपने पास रखिए। इस फॉर्मेट से अगर आप पेपर करेंगे, 10 मार्क्स के क्वेश्चन में 4 पेजेस इनफ हैं, 7 मार्क्स के क्वेश्चन में टू पेजेस मैक्स टू मैक्स, आगे पीछे मिलाकर मैं आपसे कह रहा हूँ। लेकिन आंसर को वैसे लिखिए जो टू द पॉइंट और फ्लो चार्ट की फॉर्म में। अगर आपको नहीं आ रहा है, उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत भी आ रहा है, उसको भी आप लिखिए, लेकिन फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखिए। ऑर्गेनिक का एग्ज़ाम है तो जितना हो सके स्ट्रक्चर बनाइए। स्ट्रक्चर से आपको जो है मार्क्स, जो एग्जामिनर उसको चेक करने में आसान रहेगा और आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। ये जो है लास्ट ईयर ESI 2024 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर के एग्जाम्पल बताओ। तो फिनॉल और वाटर इसका एग्जाम्पल है। ये वो टेम्परेचर जिसमें जो पार्शली मिसिबल लिक्विड हैं वो कम्प्लीटली मिसिबल हो जाते हैं। जो कि पार्शली मिसिबल हो वो कम्प्लीटली पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं फिनॉल और वाटर। ये ऐसा टेम्परेचर है, इसको कहते हैं क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन, CMC। तो ये मिनिमम कंसंट्रेशन है कोई भी सर्फेक्टेंट की जिसमें माइसेल्स फॉर्म करता है एक लिक्विड के अंदर। ठीक है, आपने मिसेल सुना होगा जब आप सोप पढ़ रहे होंगे, उसका हेड और टेल, तो उसी के अंदर माइसेल फॉर्मेशन होती है। तो ये ऐसी मिनिमम कंसंट्रेशन है जिसमें सर्फेक्टेंट जो है वो माइसेल फॉर्म करता है कोई भी लिक्विड के अंदर। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट आर चिलेटिंग एजेंट्स। तो चिलेटिंग एजेंट्स वो केमिकल कंपाउंड है जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं मेटल आयंस के साथ। जनरली इसको हम हैवी मेटल पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं इन एजेंट्स को, जैसे EDTA हो गया, डाइमर कैप्रोल हो गया, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है डिफाइन बफर कैपेसिटी। देखिए, बफर कैपेसिटी से आप समझ सकते हैं कि ये एक सॉल्यूशन है जो जिसकी एबिलिटी है कि वो pH को चेंज कर सके कोई भी सॉल्यूशन की, जब हम कोई भी स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस उसके अंदर ऐड करें। सिंपल सा इस लाइन का कहने का मतलब है कि बफर कैपेसिटी का मतलब है कि आपने एक सॉल्यूशन लिया, उसका जो pH कैसे चेंज होगा अगर हम कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस उसके अंदर ऐड कर दें। इट इज़ आल्सो रेफर्ड एज बफर इंडेक्स। अगर बफर कैपेसिटी को बीटा से डिनोट करते हैं
और इसको हम बफर इंडेक्स भी कहते हैं। अगर बफर इंडेक्स करके भी क्वेश्चन आएगा, डिफाइन बफर इंडेक्स कंफ्यूज करने के लिए, तो यही डेफिनेशन आप उसमें लिखेंगे। और यही चीज़ जो है वो टिपिकल, अगर आप जो एमसीक्यूज क्वेश्चन रहते हैं जीपैट के अंदर, जो इसको हम ट्रिकी कह देते हैं, ट्रिक यही है। अगर सेमेस्टर में भी कोई कहता है कि ये वाला क्वेश्चन क्या था, जैसे किसी ने बफर इंडेक्स नहीं पढ़ा होगा और अगर क्वेश्चन में आ गया डिफाइन बफर इंडेक्स, तो आप कहेंगे तो मुझे पता ही नहीं है, जबकि आंसर बफर कैपेसिटी के अंदर ही है। तो थोड़े बहुत जो टर्म है उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और मैं आपको फिर से दोबारा यही कह रहा हूँ कि 10 मार्क्स और 7 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो हर बच्चा अटैम्प्ट करता है अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम में। अगर जो मार्क्स का डिफ्रेंशिएट आता है वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, जो कि 20 मार्क्स के होते हैं, 10 क्वेश्चन जो होते हैं। तो अगर आप उसमें से 7 भी सही कर देंगे या 5 भी अगर अच्छे से लिख के आएंगे ना, तो आपके 10 मार्क्स आपके पास एडवांटेज होगा। और वही पास फेल में थोड़ा डिफरेंस लाते हैं। आप 75 का अगर आपका जो है एग्ज़ाम है, कोई भी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो, मैं उनके लिए अपनी एक एडवाइस दे रहा हूँ एज अ पास आउट स्टूडेंट, कि आप जो हैं प्रॉपरली अपना ध्यान रखिए कि 75 में से 50 का आप ऐसा करके आइए कि आपके आएँ, ताकि अगर एग्जामिनर अपने एंड से भी कितने मार्क्स डिडक्ट करे तो आपके पासिंग मार्क्स तो आए। समझ रहे हैं? आप इंटरनल मार्क्स के भरोसे नहीं रहें। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज डिटर्जेंसी। तो डिटर्जेंसी को हम रेफ़र करेंगे कितना, रिमूवल ऑफ अनवांटेड फॉरेन मैटर या डर्ट है कोई भी सरफेस से, कोई भी लिक्विड के अंदर बाय सर्फेक्टेंट यूज़ करने के लिए। डिटर्जेंसी आप समझिए कि डिटर्जेंट ही है। डिटर्जेंट किस लिए यूज़ करते हैं? क्लिनसिंग एजेंट की तरह ये काम करता है। क्या करता है? कोई भी सरफेस से या कोई भी फॉरेन जो अनवांटेड फॉरेन मैटर होता है उसको सरफेस से रिमूव आउट करता है। ठीक है। 8th क्वेश्चन है, डिफाइन ग्लासी स्टेट। तो ग्लासी स्टेट को हम डिफाइन करेंगे नॉन क्रिस्टलाइन स्टेट है मैटर की, जिसके लिए इंपॉर्टेंट है ड्रग की फॉर्मुलेशन और स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है। जनरली हार्ड और ब्रिटल होता है और इसकी कॉनकाइडल फ्रैक्चर इसकी जो है फॉर्म होती है। अब ग्लासी स्टेट आप देखेंगे, अब ग्लास का स्ट्रक्चर है तो हार्ड होगा, ब्रिटल होगा। ठीक है। और किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ड्रग फॉर्मुलेशन और स्टेबिलिटी के लिए। 9th क्वेश्चन है, व्हाट इज लिक्विड क्रिस्टल और इसके 2 टाइप्स। तो लिक्विड क्रिस्टल को आप ये समझिए कि इंटरमीडिएट फॉर्म है, सॉलिड से लिक्विड में जब कन्वर्ट होता है तो उसके बीच की जो इंटरमीडिएट फॉर्म होती है जो हमें नहीं दिखाई देती है, उसे हम लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। जनरली ये वो सब्सटेंस है जिसमें अरेंजमेंट लाइक सॉलिड भी होता है पर फ्रीडम ऑफ मोशन लाइक लिक्विड्स भी होता है, उसको हम लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं आम भाषा में। 2 टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल होते हैं, थर्मोट्रोपिक और लायोट्रोपिक। 10th और आज का लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पिछले 3 साल के अगर आप पेपर देखेंगे, 2020 से 2021, 2022 और 2023 तक ये पेपर आए हैं। 2024 का मेरे को नहीं पता, लेकिन ये क्वेश्चन आया हर बार, व्हाट इज सरफेस टेंशन एंड सरफेस फ्री एनर्जी। तो सरफेस टेंशन क्या होता है? एक फिनोमेना है जिसमें लिक्विड के सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट करके वो गैस फॉर्म में आ जाता है। ठीक है। जैसे आप देखा जाए, ऐसा यूनिट होती है इसकी न्यूटन पर मीटर। ये सरफेस टेंशन तब क्रिएट होता है जब कोई भी जो है लिक्विड है उसका जो सरफेस है वो गैस से कांटेक्ट में आ जाए। ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ से। वहीं सरफेस फ्री एनर्जी क्या है कि कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है किसी भी सॉलिड का सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। अगर इसको हम मेजर करेंगे तो इसमें सरफेस टेंशन भी मेजर होगा और मल्टीप्लाई होगा इंक्रीज इन एरिया, कितना एरिया इंक्रीज हुआ है। तो उसको हम डब्ल्यू से सरफेस फ्री एनर्जी को जो है वो डिनोट करते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूले से पूछ लेता है कि ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन बताएं। अब जिसने अगर टॉपिकली पढ़ा होगा, टिपिकली अच्छे से पढ़ा होगा, तो वही बता पाएगा न्यूटन पर मीटर, अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ उसे याद है तो। नहीं याद है तो फिर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अच्छे से आप फोकस होकर पढ़ाई कीजिए। बस 1 मंथ की बात है। सेमेस्टर के बाद आपको जिसको भी जो एंटरटेनमेंट चाहिए होगा, किसी को मूवीज़ देखनी है, किसी को क्रिकेट खेलना है या किसी को घूमना है, ट्रैवलिंग, वो सब हो जाएगा। लेकिन अभी सेमेस्टर की जो एग्ज़ाम है वो इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप साथ के साथ एक ही ट्यू के अंदर सेमेस्टर अपने क्लियर करते जाएंगे ना, तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा। नहीं तो बाद में इन फ्यूचर आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बस जो पेपर का समय जो चल रहा है। ठीक है। बाकी मेरी तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम लिख के लाना और अपने अपने परिवार का बहुत ध्यान रखना। बाकी जो इसके पीडीएफ का लिंक है वो मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे रखा है, वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। चलिए मिलते हैं फिर, धन्यवाद।